हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे इस चैनल होम साइंस ग्रुप पे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया। ऐसे तो देखा जाए कि ये इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन नॉर्मली हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पूछता है, जैसे कि स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे एलन के अकॉर्डिंग, ग्रॉस और क्रेडल के अकॉर्डिंग, या फिर निकिल के अकॉर्डिंग कितने स्टेप्स होते हैं। तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें स्टेप्स कितने होते हैं। मेनली अधिकतर क्वेश्चंस स्टेप से ही लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग इन होम मैनेजमेंट में क्या रोल है डिसीजन मेकिंग का हमारे होम मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स अमंग ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। मतलब कि गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया का अर्थ होता है सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। मतलब कि जितने हमारे विकल्प हमारे पास है, उन सारे विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प का चयन करना ही डिसीजन मेकिंग होता है। या फिर यहाँ पे देखिए, निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ काट देने से लगाया जाता है। यथार्थ में निर्णय एक चयन प्रक्रिया है। जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए केवल एक ही तरीका, विकल्प, मार्ग उपलब्ध रहता है, तब निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि निर्णय लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है और बिना निर्णय लिए ही हमारा कार्य हो जाए? हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, तो वहाँ पे आपको निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वही एक विकल्प होता है जिसके द्वारा आपको अपना कार्य करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन है, उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं है, तो आपको उसी एक ट्रेन का चयन करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर दिल्ली जाने के लिए कई सारे ट्रेन हो, तो उन सारे ट्रेन में से जो आपके लिए सबसे अच्छा ट्रेन होगा उसका आप चुनाव करेंगे। तो कुछ कुछ कंडीशंस में हमें डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ एक विकल्प रहता है और उसी विकल्प का हमें चुनाव करना होता है। आगे है निर्णय प्रक्रिया प्रबंधन का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह गृह व्यवस्था का हृदय है। देखिए, ये जो है टर्म, ये इम्पोर्टेंट है। यह गृह व्यवस्था का हृदय है, इसके बिना गृह प्रबंध का कोई महत्व नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रबंधन की बात की जा रही है, तो हम लोगों ने प्रबंधन में देखा था कि प्रबंधन में भी 4 चरण होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है प्लानिंग। तो हमें प्लानिंग कैसे करना है, किस तरह से करना है, कब करना है और किसके लिए करना है, ये सारी बातें जो होती है वो डिसीजन पे ही डिपेंड करती है, और उसी डिसीजन के द्वारा हम प्लानिंग करते हैं और बाद में उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ राइटर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। जैसे कि एलन, अकॉर्डिंग टू एलन, यहाँ पे देखिए एलन ये कहते हैं, डिसीजन मेकिंग इज द वर्क विच अ मैनेजर परफॉर्म्स टू अराइव एट कंक्लूजन एंड डिसीजन। निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए करता है। वहीं पे देखिए, इनके कहने का ये मतलब है कि निर्णय जो है एक कार्य है, एक मतलब कि परफॉर्मेंस ही है, जिसे एक प्रबंधन किसी निर्णय तक, किसी कार्य को करने के लिए, उसके अंत तक पहुंचने के लिए वो डिसीजन लेता है। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू निकेल एंड डॉर्सी, निकेल और डॉर्सी क्या कहते हैं? निकेल और डॉर्सी ये कहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कंपेयरिंग एंड चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। Thus, decision making is the process of selecting one course of action from a number of possible alternatives in solving a problem or meeting situations। मतलब कि निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया किसी समस्या के हल के लिए अनेक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन है। इनके कहने का ये मतलब है, निर्णय प्रक्रिया की जो धारणा है वो समस्याओं को सबसे पहले वो सर्च करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ठीक ना।
उसके बाद से क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित है, जिसमें कि किस तरह से हम कार्य को करें जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। उसके बाद से समस्या को हल करने के लिए जितनी भी संभावित मतलब कि जितने भी समस्याएं हों उन सारी समस्याओं में से उन मतलब जितने भी एक समस्या के जितने भी विकल्प हों उन सारी विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। आगे हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एंड क्रेडल। ग्रॉस और क्रेडल का क्या कहना है, ये कहते हैं द वेरियस स्टेप इन मैनेजमेंट process are really a series of decision each based upon the last। प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरण वस्तुतः निर्णय की श्रृंखला मात्र हैं जिसमें प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय पर आधारित होता है। यहाँ पे भी देखिए ये ग्रॉस और क्रेडल का ये कहना है कि जो प्रबंधन की प्रक्रिया है वह मतलब कुछ स्टेप्स पे डिपेंड करती हैं, स्टेप्स की एक सीरीज है उस पर डिपेंड करते हैं और प्रत्येक डिसीजन जो होता है वो लास्ट डिसीजन पे डिपेंड होता है। यहाँ पे देखिए अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को देखिए बुक्स में जो है डिफरेंट बुक्स में जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन मैंने उन्हीं कैरेक्टर्स को लिया है जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे हैं एग्जाम की दृष्टि से, और इस चैप्टर में भी मैंने बस उन्हीं चीज़ों को इन्वॉल्व किया है जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे हैं। तो निर्णय प्रक्रिया की अगर हम विशेषता को देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन मेकिंग में निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। देखिए प्रबंधन में भी मैंने ये बताया था कि प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया, क्यों? क्योंकि उसमें जितनी चीजें होती हैं वो सारी हम अपने सूझबूझ से करते हैं। उसी तरह निर्णय भी जब हम लेते हैं तो अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके निर्णय हम लेते हैं। इसीलिए यह एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया जिसमें तर्क वितर्क तथा सोच की आवश्यकता होती है। हाँ देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई किसी ग्रुप में जब हम डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे जितने ग्रुप के मेंबर्स होते हैं सारे लोग अपने तर्क देते हैं, तर्क वितर्क होता है, उन अपनी अपनी व्यूज प्रेजेंट करते हैं और फिर उन सारी व्यूज में से एक जो सबसे बेस्ट व्यूज होता है उसको चूज किया जाता है। सेकंड क्या है, प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया पहला चरण है, निर्णय प्रबंधन की कुशलता का मापदंड है। सही बात है, देखिए ऊपर भी मैंने बताया था प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया ही पहला चरण है, इसीलिए इसे गृह व्यवस्था का क्या हृदय भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरण। तो यहाँ पे देखिए निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरण को बताने से पहले मैं आपसे एक बार कहूँगी कि अगर आप लोग को वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उसको कमेंट बॉक्स में जाएं, प्लीज़ कमेंट करें आप लोग। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरण को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जॉन डीवी के अनुसार देखते हैं। जॉन डीवी ने जो ये देखिए आप लोग इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि किसी ने कितने स्टेप्स बताए हैं। जैसे जॉन डीवी ने ओनली 3 बताए हैं, वहीं एलन ने 6 बताए हैं और ग्रॉस और क्रेडल ने जो है वो 5 बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए जॉन डीवी क्या कहते हैं, समस्या की पहचान करना, विकल्प की पहचान करना, कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है इसका चुनाव करना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि जैसे मान लीजिए घर के किसी सदस्य के पास सदस्य को नए कपड़े की आवश्यकता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है कि उसके पास कपड़े नहीं और उसे नए कपड़ों की आवश्यकता है। जब वो दुकान पे जाता है तो वहाँ पे उसे दुकानदार बहुत सारे कपड़े दिखाते हैं, तो उन सारे कपड़ों में से वो कपड़ा वो व्यक्ति चूज करेगा जो उसके ऊपर अच्छा लगे, जो उसको फिट पड़े, जो उसको आराम पहुंचाए, वही कपड़ा उसके लिए सही होगा। तो यहाँ पे विकल्प की पहचान है, उसके बाद से उन्हीं विकल्पों में से जो सर्वोत्तम विकल्प होगा उसका चुनाव करेगा, अर्थात जो कपड़ा उसे सबसे अच्छा लगेगा उसी कपड़े का वो चुनाव करेगा। उसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, एलन के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय के मुख्य 6 चरण एलन क्या कहते हैं, एलन ये कहते हैं कि समस्या के प्रकट होने की अवस्था, एलन के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय में मुख्य 6 चरण होते हैं। ये देखिए 6 चरण होते हैं। इनका ये कहना है कि सबसे पहला है समस्या के प्रकट होने की अवस्था, सेकंड है तथ्यों को खोजना, वास्तविक समस्या को पहचानना, विकल्प की खोज करना, उत्तम दल का चुनाव और क्रिया की विधि का निर्धारण करना, या फिर समस्या हल करने के लिए क्रिया के प्रारूप का निर्धारण करना। तो अगर इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें, जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिटी है या फिर कोई एरिया है जहाँ पे लोगों की मृत्यु हो रही है,
जैसे कि मान लीजिए समस्या के प्रकट होने की अवस्था, हाँ, जैसे मान लीजिए किसी एरिया है, कोई कम्युनिटी है, वहाँ पे अचानक किसी वजह से लोगों की डेथ हो रही है या फिर लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो जब हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले, या फिर जो भी हेल्थ केयर वाले व्यक्ति होते हैं वो जाते हैं, तो सबसे पहले उस कारण का पता लगाते हैं, उस तथ्य की खोज करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो ये दूसरा हो गया तथ्य की खोज करना, मतलब कि उस कारण का पता लगाना। जब उस कारण की पता लगा लेते हैं तो वो हो गया वास्तविक समस्या को पहचानना। जब उन्होंने वास्तविक समस्या को पहचान लिया तो फिर उसकी निदान के लिए वो डिफरेंट टाइप के विकल्प खोजते हैं कि कौन सा वैक्सीन देना सही रहेगा। उन सारे वैक्सीन में से जब वो उत्तम वैक्सीन की खोज कर लेते हैं, अर्थात उत्तम दल का चुनाव कर लेते हैं, सबसे अच्छी दवा का चुनाव कर लेते हैं, तब वो दवा उनको दे देते हैं और फिर ये निर्धारण करते हैं समस्या के, मतलब कि उन दवाओं में से जिस एक दवा का चुनाव करके वो देते हैं, वो हो गया हमारा छठा कि क्रिया की विधि का निर्धारण करना, मतलब कि इस दवा के द्वारा व्यक्ति के रोगों को समाप्त करना या फिर उस कम्युनिटी के रोगों को समाप्त करना। वहीं पे ग्रास और क्रेडल के अनुसार ये कहते हैं कि निर्णय के सिर्फ 5 चरण होते हैं, जिसमें है निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना, वैकल्पिक समाधान ढूंढना, विकल्प के संबंध में चिंतन करना, और फोर्थ है एक विकल्प का चयन करना और निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकारना। तो इसको अगर हम किसी एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम देखें तो इसमें हम ये देखेंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि किसी के शादी से ही रिलेटेड अगर हम करते हैं तो सबसे पहले अगर जैसे कि अगर अवस्था हो गई है विवाह की, तो वहाँ पे उन्हें एक ये लगता है कि भाई विवाह की अवस्था हो गई, अब हम वर ढूंढना प्रारंभ करें। तो उस अवस्था में उन्हें वो डिफरेंट, मतलब अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वर ढूंढते हैं, तो वो मतलब कि वैकल्पिक समाधान ढूंढना, बहुत सारे उनके पास ऑप्शन रहते हैं, लेकिन उन सारे ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट होता है उस एक का चुनाव करते हैं, उस एक पे चिंतन करते हैं। चिंतन वो सब पे करते हैं, चिंतन करने के बाद किसी एक का चुनाव करते हैं। तो ये हमारा चौथा हो गया, एक विकल्प का चयन किया, मतलब कि किसी एक का चयन करते हैं और फिर उस एक चयन को ही वो क्या करते हैं अपने मतलब कि जो ऐसा हो कि जो सुयोग्य हो उसको स्वीकारते हैं। तो ये हो गया ग्रास और क्रेडल के अनुसार। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं निर्णय के प्रकार, कितने प्रकार के निर्णय होते हैं। तो निर्णय को अगर हम लोग देखें तो निर्णय के प्रकार में, निर्णय के प्रकार जो होते हैं वो, एक तो ये होता है नैतिक तथा आधारभूत निर्णय, व्यक्तिगत तथा सामूहिक निर्णय, थर्ड है अल्पकालिक निर्णय, फोर्थ है कार्यक्रमात्मक है, ये कार्यक्रमात्मक और कार्यक्रम दोनों में मिस्टेक हो गया है, ये 1 मिनट में अभी आपको, हाँ, चौथा है कार्यक्रमात्मक या अकार्यक्रमात्मक निर्णय। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा कार्यक्रमात्मक या तथा अकार्यक्रमात्मक निर्णय। और फिफ्थ है निपुण तथा व्यू रचना। इसमें से अगर हम फर्स्ट को देखें, नैतिक तथा आधारभूत निर्णय, इसमें क्या होता है, नैतिक मतलब ये मोरल वाला नैतिक नहीं, यहाँ पे होना चाहिए नैतिक, न आधा त या पर छोटी की मात्रा क, लेकिन ये नैतिक हो गया। नैतिक जिसे हम लोग कहते हैं रूटीन एंड बेसिक डिसीजन, मतलब कि इसमें इस डिसीजन को लेने के लिए बहुत माथापच्ची नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये हैबिचुअल डिसीजंस होते हैं, जैसे कि घर परिवार में नित्य प्रतिदिन लिए जाने वाले डिसीजंस होते हैं। तो ये जैसे कि अगर आज हमें कॉलेज जाना है तो कौन से कपड़े पहन के जाना है, आज खाने में कौन सी सब्जी बनानी है, या फिर बच्चे के लंच बॉक्स में उसे क्या देना है, तो ये एक डेली रूटीन की डिसीजंस होते हैं जो व्यक्ति इजीली ले लेता है। सेकंड है व्यक्तिगत तथा सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय वे निर्णय होते हैं जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए या फिर फैमिली मेंबर के साथ भी अगर कोई व्यक्ति निर्णय लेता है तो वही सिर्फ एक व्यक्ति निर्णय लेता है जो घर का मुखिया होता है, वो हो गया व्यक्तिगत निर्णय। जैसे कि मान लीजिए एक तो व्यक्ति ये अपने लिए सिर्फ लेता है, इसे एकांकी निर्णय भी कहा जाता है। जैसे कि मुझे अगर पढ़ाई करनी है
मुझे क्या बनना है, ये डिसीजन हो गया, या फिर आज मुझे क्या पढ़ना है, तो ये सिर्फ मेरा अपना डिसीजन हो गया है, या फिर आज मुझे क्या खाना है, तो ये व्यक्तिगत निर्णय हो गया। व्यक्तिगत में भी एक दूसरा ये निर्णय होता है कि अगर एक परिवार में बहुत सारे व्यक्ति हैं और उन सारे व्यक्तियों के लिए अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है वो लेता है, तो ये दूसरा व्यक्तिगत निर्णय हो गया। सामूहिक निर्णय वो होते हैं जिसमें एक समूह में बैठे बहुत सारे लोग तर्क वितर्क अपनी अपने व्यूज प्रेजेंट करके जिस निर्णय पे पहुंचते हैं वो सामूहिक निर्णय होता है। आपातकालिक निर्णय, इमरजेंसी डिसीजन, जो निर्णय किन्हीं कारणों से अचानक ही लेने पड़ते हैं उसे आपातकालिक निर्णय या फिर इमरजेंसी डिसीजन कहते हैं। ऐसे निर्णय को लेने के लिए पूर्व में कोई कल्पना नहीं की जाती है और न ही समस्या का कोई पूर्वाभास होता है। जैसे सड़क दुर्घटना हो गई और उसमें गंभीर रूप से कोई घायल हो गया या फिर अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो ये सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि किस हॉस्पिटल में ले जाएं। जो हमें सबसे नियरेस्ट लगता है, जो हमारे पास सबसे मतलब हमारी सुविधा के अनुसार जो हॉस्पिटल रहता है, सबसे पहले हम उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। नेक्स्ट है कार्यक्रमात्मक या अकार्यक्रमात्मक निर्णय, जिसको हम प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन भी कहते हैं। वे डिसीजन जिन्हें लेने के लिए एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली निर्धारित की जाती है उसे प्रोग्राम्ड डिसीजन कहते हैं। वहीं पे कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसको लेने के लिए कोई भी मतलब कि उसको लेने के लिए कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं बना होता है, जो अनिश्चित होता है, कभी भी कहीं भी किसी भी तरह ले लिया जाता है, वो जो होता है वो नॉन प्रोग्राम्ड या अकार्यात्मक निर्णय कहलाता है। इसमें थर्ड है निपुण तथा व्यू रचना। इसमें क्या होता है कि ये वे निर्णय होते हैं जो सरलता से पूर्व अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं, उन्हें निपुण निर्णय कहते हैं। और वहीं पे इसके ठीक विपरीत जो निर्णय अपने प्रतियोगी संस्था अथवा संस्थाओं को मात देने के लिए अथवा गुप्त रूप से या फिर किसी को परास्त करने के लिए जो व्यू की मोर्चाबंदी की जाती है, व्यू रच के जो निर्णय लिए जाते हैं उसे हम व्यू निर्णय कहते हैं। तो ये हमारा निर्णय का प्रकार हो गया। आगे हम देखते हैं निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। तो निर्णय प्रक्रिया को अगर हम देखें प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले है निर्णय की अस्थायी प्रकृति। देखिए निर्णय अस्थायी नहीं होता है, हमेशा हम एक ही डिसीजन पे नहीं टिके रहते हैं, ये चेंज होता रहता है। निर्णय का पारस्परिक संबंध, निर्णय का समस्या से एक संबंध होता है और उसी समस्या के आधार पे हम अपना डिसीजन लेते हैं। समय का प्रभाव ज्ञान, मतलब कि ये जरूरी नहीं कि एक कार्य के लिए हमेशा जो हम निर्णय लेते हैं वही निर्णय लेंगे। ये डिपेंड इस पे करता है कि सिचुएशंस कैसी है, कैसा टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। व्यक्तिगत मान्यता, प्रवृत्तियां, पूर्वाग्रह, मूल्य, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारी पूर्वाग्रह अर्थात ये भी हम कह लें कि जो हमारे वैल्यूज होते हैं, जो हमारी सोच होती है या फिर जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा डिसीजन लेंगे। पारंपरिक बाधाएं, पारंपरिक साधन, पारंपरिक विशेषताएं, इस पे भी हमारा डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है। परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा, परिवार के सदस्यों की भूमिका, जो हम डिसीजन लेते हैं उस पर ये भी डिपेंड करता है कि हमारे परिवार की क्या महत्वाकांक्षा और उसमें फैमिली की क्या भूमिका है। परिवार की संस्कृति, हमारा डिसीजन जो होता है वो हमारे कल्चर से भी प्रभावित होता है। उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी, मतलब कि डिसीजन लेने से पहले हमें ये जानना अति आवश्यक होता है कि हमारे पास क्या क्या साधन है जिनके द्वारा जिनके बेस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज और है, विरोधपूर्ण अवस्था में फॉलेट का सुझाव। फॉलेट क्या सुझाव देते हैं अगर विरोधपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो। फॉलेट का ये मानना है कि विरोधपूर्ण अवस्था में जो ये सुझाव देते हैं उसमें सबसे पहला है समझौता, उसके बाद से संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय, उसके बाद से है एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण, एकीकरण, विचार में परिवर्तन। ये जो है देखिए अक्सर यूजीसी के एग्जाम्स में इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि इसका सही क्रम क्या है। तो एक बार आप लोग सही क्रम देख लीजिए कि सबसे पहले समझौता,
फिर संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय होती है, फिर एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण, फिर एकीकरण और फिर विचार में परिवर्तन। इसमें देखिए समझौते में क्या होता है, विरोधपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए समझौता एक अच्छा रास्ता होता है। यदि मान लीजिए किसी परिवार के सदस्य समझौता द्वारा विवाद को खत्म करके किसी ठोस निर्णय पर पहुंचते हैं तो यह स्थिति अधिक संतोषप्रद मानी जाती है, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्ष स्वेच्छा से समर्पण करते हैं तथा अपने कुछ अहम विभिन्नताओं, रुचियों, मान्यताओं को छोड़कर दूसरे पक्ष की मान्यताओं, रुचियों और उनकी संस्कृति को अपना लेते हैं। दूसरा है शर्त तथा एक पक्ष की विजय। इसमें क्या होता है, अगर एक पक्ष अधिक शक्तिशाली है तथा दूसरा पक्ष कम शक्तिशाली है तो इस कंडीशन में पहला पक्ष जो है दूसरे पक्ष पर बलपूर्वक या फिर अधिकार पूर्वक अपना हक जताता है तथा अपनी सारी शर्तें और जो भी नियम कानून है वो उसके ऊपर लागू कर देता है। थर्ड है एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी देखिए क्या होता है, जो एक पक्ष होता है वो अपना स्वेच्छा से समर्पण कर देता है दूसरे पक्ष के सम्मुख, तो दूसरे पक्ष की जो भी शर्तें होती हैं, नियमें होती हैं, वो एक पक्ष के ऊपर लागू हो जाती हैं। थर्ड है एकीकरण। इसमें क्या होता है, दोनों पक्ष जो होते हैं वो दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है और उनका जो मत होता है उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एक दूसरे की बातों को दोनों समझ लेते हैं और फिर एक मत होके दोनों रहते हैं। थर्ड है विचार में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष को अपनी बात समझाने में सफलतापूर्वक कामयाब रहता है तथा अपनी बातों के द्वारा, तर्क और वितर्क के द्वारा दूसरे पक्ष के विचार में परिवर्तन ला देता है। तो ये है फॉलेट का सुझाव, मतलब कि विरोधपूर्ण अवस्था में कौन कौन से सुझाव हैं जिसके द्वारा कि विरोध को समाप्त किया जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में इस टॉपिक पे जो भी चीज़ें आपको अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे जाएं, कमेंट करें और बताएं। और जल्द ही जितना भी मैंने अभी आप लोग को बताया है मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट या फिर गोल स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर ये डिसीजन मेकिंग, इन सब से रिलेटेड जो MCQ है वो मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। ओके, थैंक यू।